उनके नेता ये कह रहे थे कि हम ट्रेवल नहीं कर सकते, हमारे पास टिकट के पैसे नहीं है, हम ट्रेवल नहीं कर सकते। एक और नेता है, वो भी बहुत बड़े नेता है, वो ये कह रहे थे कि एम्पायर भी इनका है, गेंदबाज भी इनका है, बल्लेबाज भी इनका है, विकेट कीपर भी इनका है, खेल ही ये रहे हैं। इस पिच पे हम कहीं ही नहीं। कह रहे यार इनका, क्योंकि हमारे अलाई पार्टनर है, ये हमारे सहयोगी पार्टनर है, तो इसको लड़ाना है, इसको नहीं लड़ाना है, इनके पास में इसका गुड फीडबैक है। ऐसा हुआ कई मसलों में। तो ये कहना किसी भी व्यक्ति का, या कोई भी ये कहे कि भाई गठबंधन जो है वही हो जाता है, जैसे हम लोग कहते हैं कि ऐसे ही हो जाता है, ऐसे ही कुछ नहीं होता है, प्रॉपर वर्क होता है। आजकल बहुत डेटा फीडिंग का काम है, सब जितने पार्टी के लीडर हैं उनके साथ सब देख लिया, 2017 देख लिया, 2019 देख लिया, 22 देख लिया, 24 देख लिया, और अब 27 और बाई इलेक्शन तो खैर अलग। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पैटर्न जो हम देख रहे हैं चुनाव को उत्तर प्रदेश में, ये इस प्रकार का पैटर्न है कि एक पक्ष जो है वो सरकार चुनता है और एक पक्ष जो है उसके विपक्ष में रहता है, वोट करता है, तीसरे का स्थान नहीं है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश जैसी जगह अगर बात अगर सियासत की जाए तो सत्ता से हमेशा लड़ाई विपक्ष की रहती है, और हाल फिलहाल में बीजेपी जो सत्ता में है उसकी लड़ाई विपक्ष की पार्टियों की है, विपक्ष के दलों की है। गठबंधन से लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन मात नहीं दी जा रही है भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार को। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज और मैं आपके साथ आपका दोस्त अनुज प्रताप सैनी। विश्लेषण करेंगे इस बात को लेकर कि तमाम दल गठबंधन बनाते हैं लेकिन लड़ाई जीत की ओर नहीं जाती है। क्या कारण हो सकता है? 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव में क्या संभावनाएं हो सकती है गठबंधन को लेकर? किसका गठबंधन बनने वाला है, किसका गठबंधन टूटने वाला है? शुरुआत कहां से की जाएगी और बयानबाजी का क्या असर पड़ेगा? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। जीडी न्यूज के साथ में हाल फिलहाल में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार आस मोहम्मद कैफ साहब। उनसे पूरी बात की जाएगी, पूरा विश्लेषण किया जाएगा। बड़ी समझ रखते हैं, बड़ी सोच रखते हैं, राजनीतिक विश्लेषक माने जाते हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। आपका बहुत बहुत स्वागत है जीडी न्यूज में। बहुत धन्यवाद आपका भी जी, और आपके व्यूअर्स का भी, दर्शकों का भी। कैफ साहब, गठबंधन का दौर जारी है। इंडिया गठबंधन वजूद में आया लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें, सत्ता को कहना पड़ा कि जय इंडिया, अब इंडिया नहीं भारत के नाम से जाना जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था, अगर आपको याद हो, इंडिया गठबंधन का एक बड़ा वजूद बना था। लेकिन लोकसभा चुनाव में वो महारत हासिल नहीं कर पाए जो सत्ता के करीब चला जाए या सत्ता का सुख मिल जाए इंडिया गठबंधन को। कहीं ना कहीं कमी रही है। आगामी चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाले, तमाम जगह चुनाव हो रहे हैं या बिहार में भी चुनाव हो रहे हैं, लेकिन हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर, 2027 को लेकर। यहाँ पे भी गठबंधन की जो तैयारी की जा रही है, लेकिन बयानबाजी के चलते, जिस तरह की बयानबाजी सामने आ रही है उसके चलते कहने की गठबंधन को लेकर ये चीजें सामने आ रही है कि गठबंधन टूटेगा, बनेगा, किससे बनेगा, क्या खिचड़ी पकेगी, इस बारे में क्या देख रहे हैं? किस तरह का जो है समीकरण उभर के आ रहे हैं? कैसा लग रहा है सर 2027 की अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के लिए? देखिए, आपने अपनी बातचीत की शुरुआत में अनुज जी चूंकि 2024 की चर्चा कर दी, तो फिर मैं आपको ये भी बता दूं कि 2024 जो है वो इंडिया गठबंधन जो बना था उसको नाकामयाब नहीं कहा जा सकता है। ये अलग बात है कि जिन राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां स्ट्रॉन्ग थी, वहाँ कांग्रेस पार्टी और वो क्षेत्रीय पार्टी ने मिलकर के थोड़ा अच्छा काम किया, लेकिन जहाँ कांग्रेस इंडिपेंडेंट थी वहाँ वो उतना वर्क नहीं कर पाए। जैसे हम देखें तो राजस्थान या फिर हरियाणा या फिर गुजरात या फिर मध्य प्रदेश, तो ये वो राज्य थे जहाँ पर कांग्रेस जो है वो इंडिविजुअली बहुत मजबूत परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। संभवतः हो सकता है कि उसका कारण जो है वो अलग तरह के पॉलिटिक्स जो क्षेत्रीय दलों के पास कार्यकर्ता होते हैं वो रहे हैं। फिर भी 2024 जो है वो इंडिया गठबंधन के लिए बेहतर था। क्यों बेहतर था, इस पर लंबी बहस हो सकती है, लेकिन मेरा मानना ये है कि रामलीला मैदान में जो अरविंद केजरीवाल की पत्नी, उनके जेल जाने के बाद वो जुटी थी वहाँ, और झारखंड के सीएम के जेल जाने के बाद जुटी थी वहाँ पर, तो वो जो वहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे, उसके बाद एक मोमेंटम बना और उत्तर प्रदेश में तो 43 सीटें जीती थी इंडिया गठबंधन ने, और भारतीय जनता पार्टी 240 पर ठहर गई, और अभी तक तो उसी नाराजगी में है कि हम 240 पर रहेगी।
और ये तो बात बहुत सारे लोग बातचीत करते हैं इस पे। मैं आपको भी बता देता हूँ कि ये तो इंडिया गठबंधन जो है उन्होंने जोड़ तोड़ की राजनीति करने की कोशिश नहीं की, दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ा नहीं। नहीं तो वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को अगर वो डिप्टी पीएम प्रमोट कर देते और जो मांग रहे थे चंद्रबाबू नायडू जो उनको मिला वही वो इंडिया गठबंधन की सरकार बनती तो वही वो वहां चाह रहे थे। तो इसके पीछे तो आपने चूंकि सवाल पूछ लिया तो मैं क्लियर कर दूं, लोग भी जान लें। वो तो चार नेता थे देश में बहुत बड़े, एक हैं अखिलेश यादव और एक हैं उद्धव ठाकरे और एक हैं स्टालिन और एक और नेता थे वो थे लालू यादव। तो चार नेताओं ने ये कह दिया था कि सरकार हम बना के देंगे कि आप घर बैठो। राहुल गांधी जी को कि आप बिल्कुल आपको हम आप कांग्रेस जो है वो प्रयास न करें, प्रयास हम कर रहे हैं। आश्वस्त कर दिया गया। हाँ, हम प्रयास कर रहे हैं, हम सरकार बना के देंगे। लेकिन उसमें ऐसा इनपुट आता है और पॉलिटिकल सोर्सेज का ये कहना है, मीडिया के सूत्रों का भी ये कहना है कि राहुल गांधी नहीं माने। उन्होंने कहा कि मैं इस बात में बिलीव नहीं करता कि तोड़ करके आप सरकार बनाएं, तो अभी हम फुल फ्लैश सरकार बनाने के ही पक्ष में है। तो वो तो एक अलग परिस्थिति थी। और दूसरी परिस्थिति अब आपकी ये है कि 2027 में क्या रहेगा। तो चूंकि एक जर्नलिस्ट के दृष्टिकोण से जब हम चीजों को देखते हैं तो समझते हैं, और वो ये है कि मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी अलग होकर के चुनाव लड़ेंगे। बहुत अधिक संभावना है कि दोनों एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। जैसे बहुत सारे आपने देखा भी होगा, अब बड़े बड़े नेताओं के बयान भी आ रहे हैं जिसमें वो कह देते हैं कि भाई ये तो आपको पता गठबंधन में कैसे वर्क करता है। प्लीज मैं आप बहुत सारे लोगों को बता दूं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं बता दूं, अच्छा है गठबंधन का वर्क हाँ वर्क कैसे करता है। तो अभी हम ज्यादा दूर नहीं जाते, 2024 में जाते हैं। 2024 में जब गठबंधन ने बनने की बात आई कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो है दोनों उत्तर प्रदेश में मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तो एक कमेटी कांग्रेस पार्टी ने बनाई जिसमें अविनाश पांडे थे, अजय राय थे, प्रमोद तिवारी थे। एक कमेटी जो है वो उसको समाजवादी पार्टी ने बनाई। तो इन उसमें जैसे उदयवीर थे, उसमें कई लोग थे समाजवादी पार्टी के। इसको कोऑर्डिनेशन कमेटी कहा गया। ये कोऑर्डिनेशन कमेटी टेबल पे बैठती थी और ये तय करती थी कि इस सीट पर इसको लड़ाना है, इस सीट पर इसका सब प्रोफाइल बनती थी। अब इतना वर्क होता है, पहले तो गठबंधन बनने में वर्क होता है, फिर टिकट चयन करने में वर्क होता है, और फिर टिकट चयन करते हुए फिर दोनों पार्टियां रिपोर्ट देती हैं। मान लीजिए, ये बहुत इंटरनल स्टोरी बता रहा हूँ कि मान लीजिए कैंडिडेट कांग्रेस का है, कांग्रेस कह रही है कि इस जगह हम लड़ाएंगे, इस जगह हम लड़ाएंगे, तो पार्टियां जो है वो बताती है कि हमारे कार्यकर्ताओं से ये फीडबैक है कि इस पर लड़ाना अच्छा है। जो नहीं लड़ा रही है वो फीडबैक देती है और फिर वो उसको वो कंसिडर करते हैं, कह रहे यार इनका चूंकि हमारे अलाई पार्टनर है, ये हमारे सहयोगी पार्टनर है, तो इसको लड़ाना है, इसको नहीं लड़ाना है, इनके पास में इसका गुड फीडबैक है। ऐसा हुआ कई मसलों में। तो ये कहना किसी भी व्यक्ति का या कोई भी ये कहे कि भाई गठबंधन जो है वही हो जाता है, जैसे हम लोग कहते हैं कि ऐसे ही हो जाता है, ऐसे ही कुछ नहीं होता है। प्रॉपर वर्क होता है। आजकल बहुत डेटा फीडिंग का काम है। सब जितने पार्टी के लीडर हैं उनके पास सब डेटास है कि कौन कहाँ कितना किस बूथ पे किसको वोट करता है, किसका बूथ वहाँ है, किसका नेता अच्छा है, किसका ब्रेन अच्छा है, किसका वर्क अच्छा है। तो ये सब चीजें जो हैं गठबंधन पे ज्ञान चिंतन के बाद ये सब चीजें तैयार हो पाती है कि जो किसको कहाँ लड़ाया जाएगा, उसका कितना रिजल्ट आएगा। हम बात फिर वही पर आते हैं, 2024 की हम बात करते हैं। चमत्कार माना जा रहा था कि बड़ा चमत्कार होने जा रहा है इस बार, इंडिया गठबंधन बड़ा चमत्कार करेंगे, लेकिन चौधरी जयंत का चले जाना एट टाइम पे, तालमेल ना बना पाना, नीतीश जी का तालमेल ना बना पाना, इंडिया गठबंधन से बाहर आ जाना, ये तमाम वजह रही हैं। और फिर संविधान के अगर देखा जाए, संविधान के लेके कि जो संविधान बदला जाएगा, सीटें बढ़ी हैं, लेकिन जो बड़ा चमत्कार था सत्ता तक जाने का, वो कहीं ना कहीं उसमें ब्रेक लगा है। देखिए अनुज जी, आप तो सवाल तो आपका ठीक है, लेकिन थोड़ा सा पुराना है, मगर फिर भी मैं नहीं सर, पुराने से नहीं कि हाँ, अगले गठबंधन की ओर हाँ, चलेंगे हम जाए, इसके बाद अगले गठबंधन की ओर चलेंगे। तो मैं ये भी आपको बता दूं कि उस समय ऐसी परिस्थिति थी, एक बहुत बड़े नेता, नाम लेना तो उचित नहीं होता कैमरे पे, एक बहुत बड़े नेता से हमारी मुलाकात हुई, बहुत बड़े नेता से, उनके बहुत सारे सांसद हैं। तो वो ये बता रहे थे उस दिन की, आज सुबह मैं एक व्यापारी से मिला और वो बहुत बड़ा देश का व्यापारी है जिससे मैंने मुलाकात की, और उन्होंने अब हमारी पार्टी को फंड देने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो फुल फ्लैश गवर्नमेंट बना रही है और 400 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ रही हैं और 400 पार का नारा है,
तो आपको पैसा दे करके हम उनकी आंखों की किरकिरी नहीं बनना चाहते, आपसे हमारे अच्छे संबंध है, लेकिन आपको पैसा नहीं दे सकते। एक दूसरी पार्टी जो देश की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है आज भी, उसके खाते सीज हो गई थी और उनके नेता ये कह रहे थे कि हम ट्रेवल नहीं कर सकते, हमारे पास टिकट के पैसे नहीं है, हम ट्रेवल नहीं कर सकते। एक और नेता है, वो भी बहुत बड़े नेता है, वो ये कह रहे थे कि एम्पायर भी इनका है, गेंदबाज भी इनका है, बल्लेबाज भी इनका है, विकेट कीपर भी इनका है, खेल ही ये रहे हैं, इस पिच पे हम कहीं है ही नहीं। और ऐसी परिस्थिति थी कि राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था और ऐसी परिस्थिति थी कि पूरे देश में एक माहौल था कि बस इस बार तो भारतीय जनता पार्टी 400 से कम पे आएगी नहीं, 400 तो वो पा ही लेगी। ये फिर मोमेंटम बिगड़ गया और इतना बिगड़ गया कि आप अपना परिणाम देखा, इसलिए वो अनएक्सपेक्टेड परिणाम था, अनएक्सपेक्टेड परिणाम था और थोड़ी सी कसर रह गई बस, कुछ भीतरघात समझ लीजिए या ये कार्य योजना ठीक नहीं बनी इंडिया गठबंधन की, थोड़ी सी कसर रहेगी। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को धक्का लगा, उससे ये स्पष्ट दिखता था कि मनोवैज्ञानिक तौर पर इंडिया गठबंधन में ये मनोवैज्ञानिक जीत हासिल की। लगता था कि जो है बहुत बड़ा चमत्कार हो जाता अगर ठीक ठाक सब चीजें हो जाती तो, और ये तमाम चीजें ना आती, पिच भी अपनी ना होती, वो सब चीजें ना होती, रिजल्ट भी उनका ना होता, तो हो सकता था सत्ता के नजदीक सत्ता पा लेता इंडिया गठबंधन। चलते हैं उत्तर प्रदेश की ओर। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें 2027 तो, लेकिन जिस तरह की तैयारी की जा रही है तो सही है कि यह बाबा का उदय 2017 में हुआ था भारतीय जनता पार्टी के रूप में, जब मुख्यमंत्री बने थे। बाद उसके 2022 में फिर बहुत अच्छे से जो है प्रचंड बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बने। लेकिन इस बार जिस तरह की तैयारी की जा रही है उस बात से भी जो है बिल्कुल भी मना नहीं की जा सकती। अखिलेश यादव की तैयारी 2022 को लेकर बहुत अच्छे से तैयारी थी। मुस्लिम मतों की अगर बात की जाए, मुस्लिम मत भी जो है जबरदस्त रूप से अखिलेश यादव को मिले थे पिछली बार अगर बात की जाए। कांग्रेस का बहुत बड़ा वजूद उत्तर प्रदेश में नहीं है, चमत्कार की स्थिति मानी जाए वो नहीं हो सकती। लेकिन जिस तरह की जो है अभी आजाद समाज पार्टी का उदय हुआ है, बहुजन समाज पार्टी डाउनफॉल की ओर है, रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं है, 0 रिजल्ट पिछले उसमें रहा था, उनका एक सांसद को विधायक बना था। तो 2027 को लेकर किस तरह का परिदृश्य उभर के सामने आ रहा है, समीकरण सामने आ रही है गठबंधन की बात करें तो? क्योंकि अभी आप इसका आप जो कह रहे हैं वो उसको हम पॉलिटिकल पैटर्न कहते हैं अपनी भाषा में, कि पॉलिटिकल पैटर्न कैसा है। तो पॉलिटिकल पैटर्न की अगर हम बात करें तो पिछले चुनाव हमने बहुत सारे चुनाव देख लिए हैं, 2017 देख लिया, 2019 देख लिया, 22 देख लिया, 24 देख लिया और अब 27 और बाई इलेक्शन तो खैर अलग। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पैटर्न जो हम देख रहे हैं चुनाव का उत्तर प्रदेश में, ये इस प्रकार का पैटर्न है कि एक पक्ष जो है वो सरकार चुनता है और एक पक्ष जो है उसके विपक्ष में रहता है, वोट करता है, तीसरे का स्थान नहीं है जी। हाँ, उत्तर प्रदेश जैसी जगह अगर हम बात करें तीसरे के लिए विकल्प के रूप में नहीं लिया, तीसरे का स्थान नहीं है। तो हम देखें 2022 का चुनाव में आप देख लो कि या तो समाजवादी पार्टी को वोट गया चूंकि वो सेकंड पार्टी थी, या भारतीय जनता पार्टी फर्स्ट, क्योंकि वो फर्स्ट पार्टी। 19 में भी ऐसा ही हुआ, 24 में भी ऐसा ही हुआ। तो इसलिए जो मेंटल लेवल जनता का इस समय नया बिल्डअप हुआ है, वो मेंटल लेवल बिल्डअप हुआ है कि हमको सरकार बनानी है और वोट खराब नहीं करना है, वोट खराब नहीं करना है, ये एक नया टेंडेंसी शुरू हुई है। तो सबको ये समझ में आता है कि अगर वो सत्ता पक्ष के साथ हैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है तो फिर उनको वोट वहीं देनी है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी से अलग कोई हिंदुत्व की पार्टी दूसरा एजेंडा लेकर आ जाए तो वो उसको भी नहीं देंगे, ये वो समझते हैं। और उनको लगता है कि अखिलेश यादव की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, वही इतनी स्ट्रॉन्ग पार्टी है जो इनकी मुख्य कंपटीटर है, तो अपोजिशन जो है वहाँ कॉन्सोलिडेट होकर के उनको जाता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, आपने अपनी बातचीत के बीच में कहा, बसपा के पास बसपा की एक सीट जरूर आई और उनके जो विधायक हैं लसड़ा से उमाशंकर सिंह, वो इतने मजबूत व्यक्ति हैं कि उनको बसपा चुनाव जीतने के लिए बसपा की तो जरूरत भी नहीं थी। अपना वो व्यक्तिगत जीत है उनकी जगह, उनकी व्यक्तिगत जीत है। वोट उनका जरूर 8-9% अभी भी उनके पास है, हालांकि उसको चंद्रशेखर की जो आजाद समाज पार्टी है उसने बहुत अधिक प्रभावित कर दिया है। हाल के चुनाव में हम देखें तो चंद्रशेखर नगीना में उनको बसपा के प्रत्याशी को जितनी वोट मिली उसके 8 गुना वोटों से वो जीत गए जी। जितना मिला जीत का अंतर है वो 8 गुना है, 8 गुना जीत का अंतर ही 8 गुना है। और अभी मियापुर बाई इलेक्शन में बसपा के प्रत्याशी को जितनी वोट मिली, चंद्रशेखर के प्रत्याशी को उसकी 10 गुना वोट मिली। और कुंदरकी में बसपा के प्रत्याशी को जितनी वोट मिली
तो कुंदरकी में चंद्रशेखर के प्रत्याशी को 4 गुना वोट मिला। मतलब वोट बढ़ता जा रहा है आयास तो समाज पार्टी। वोट चंद्रशेखर का लगातार बढ़ता जा रहा है और बसपा जो है उसको लेकर के लोगों ने मान लिया है कि हम उधर जाकर के अब हम जो बहन जी से जुड़े हुए लोग हैं, मायावती जी के जो लंबे समय से बड़े लोग जुड़े हुए हैं, वो उनके प्रति भावनात्मक तौर पे लगाव रखते हैं, वो जरूर उनके साथ हैं। लेकिन यूथ और महिलाएं खासकर अब उनसे बसपा से वो विमुख हो गई है और वो चंद्रशेखर की तरफ ज्यादा जा रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की तरफ बहुत जा रही है। अभी आपने जैसे देखा होगा परिणाम 2024 का लोकसभा परिणाम था, तो उसमें पासी बिरादरी, एससी बिरादरी, जाटों के बाद दूसरी सबसे बड़ी संख्या की बिरादरी एससी उत्तर प्रदेश में, तो उनके आधा दर्जन से ज्यादा सांसद जीते। कुर्मी है, उनके 9 सांसद जीते, ओबीसी की बड़ी बिरादरी। तो ये जो फॉर्मूला है जिसको अखिलेश यादव कहते हैं कि पिछड़े दलित अल्पसंख्यक, पीडीए की जिसके हम बात जी, तो ये अगर क्लिक करता है इस प्रकार, अभी आपने, मुझे लगता है कि आप पूछने वाले थे सवाल, तो मैं आपके मन पहले ही समझ गया। तो आपने अभी देखा होगा कल अमित शाह आए थे उत्तर प्रदेश में, और अमित शाह ने मंच पर कहा मेरे मित्र डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी, और जोर देके कहा मेरे मित्र, जबकि दूसरे डिप्टी सीएम भी थे ब्रिजेश पाठक, तो उनको मेरे मित्र ने कहा। मुख्यमंत्री भी थे, मुख्यमंत्री को मेरे मित्र ने कहा, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को इंडिकेट करके कहा मेरे मित्र। तो उनको समझ में आ रहा है कि भाई एक समूह जो है, जो बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश का वर्ग है ओबीसी का, उस पर अखिलेश यादव का फोकस है। और अखिलेश यादव इस बार, हो सकता है आपको भी सुनकर के ये पॉलिसी जो है वो आउट हो रही है, लेकिन आपको सुनकर के अच्छा लगे, अखिलेश यादव इस बार सैनी समाज के लोगों को कई विधानसभा टिकट पश्चिम उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही कह रहे हैं देने जा रहे आप, हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिस तरह के जो है वो पेट बढ़ा रहे हैं। जी जी। तो इससे उनको जो है वो भविष्य में बहुत सारी संभावना, जहाँ से वोट नहीं निकल पा रहा है वहां पे जाके वो बड़ा फोकस पे उसको सम्मान देने की योजना बना रहे हैं अखिलेश यादव। जिन जातियों को, ओबीसी जिन जातियों को दूसरी राजनीतिक पार्टियों ने नजरअंदाज हाईजैक किया हुआ या उन पर विपक्ष की नजर है। विपक्ष की नजर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन अभी आपने अमित शाह का जिक्र किया है, मेरे मित्र का जिक्र किया है, बात हम अमित शाह की मेरे मित्र की करते हैं। जो सम्मान वास्तव में उनकी बिरादरी मान रही थी, सैनी साक्य मौर्य की, जहाँ से निकल के जो केशव प्रसाद मौर्य आते हैं, वो सम्मान नहीं मिल पाया उनको भारतीय जनता पार्टी में। स्टूल वाले उप मुख्यमंत्री कहा जाता है, तो क्या इसका असर पड़ेगा इस चुनाव में, 2027 के चुनाव में? देखिए, विपक्ष के भी नजर आप बता रहे हैं सीधा सीधा। हाँ, स्टूल मंत्री का जहां तक प्रश्न है, तो समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं वो तो बस एक कार्यक्रम में ऐसा इत्तेफाक हुआ कि इत्तेफाक ही हुआ था, वो हाँ, स्टूल उनको मिला था, स्टूल मिला, लेकिन वो गलत है। डिप्टी सीएम है तो उनको एक प्रॉपर चेयर मिलनी चाहिए थी, सम्मान मिलना, और ये बिल्कुल गलत उनके साथ था, नहीं होना चाहिए था। प्रोटोकॉल के हिसाब से भी नहीं होना चाहिए था, उनके कद के हिसाब से भी नहीं चाहिए था। क्योंकि हम लोगों को ये याद रखना चाहिए कि 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में, तो उस समय केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष थे, और उनके रहनुमाई में उनका जो मोमेंटम था वो शानदार मोमेंटम था। लेकिन उस समय क्या परिस्थिति बनी, वो अब उस पर क्या चर्चा की जाए कि योगी आदित्यनाथ जो है मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन अभी एक वर्ग है उत्तर प्रदेश में जो ओबीसी वर्ग है, समाजवादी पार्टी ने उसको पकड़ लिया है बात को, तो वो एक ये कह रहा है कि एक जाति विशेष के लोगों की सरकार में सुनवाई अधिक है, तो एक वर्ग में इस बात की निराशा है। और अगर ये लोग, जैसे दिल्ली से चर्चा चलती है कि 2027 से पहले सीएम बदल सकते हैं यूपी का, तो ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर बदल देते हैं तो भी इनको नुकसान होगा, और अगर ये नहीं बदलते हैं तो भी इनको नुकसान होगा। मतलब गोद वाला जाएगा तो पेट वाला वो जाएगा, कोई तो दो नुकसान होंगे, दोनों तरफ नुकसान कहीं ना कहीं होने वाला है। ऐसा अगर करते हैं, चाहे तो वो बदलते हैं तो भी नुकसान होगा, नहीं बदलते हैं तो भी नुकसान है। क्या अखिलेश यादव को इस मूवमेंट से बड़ा फायदा मिल सकता है? नहीं, मैं समझता हूँ दो दूसरी राजनीतिक पार्टियां होती हैं, जैसे आप भारत में किसी भी राजनीतिक पार्टी को देखते हैं, वो दूसरों की गलतियों का फायदा तो उठाती है, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो तो इसमें सर्वश्रेष्ठ है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो, उनका पूरा आप उनकी राजनीति का जीवन देख लीजिए, उनका अपनी कारकर्दगी बहुत बेहतर हो या ना हो, लेकिन वो दूसरों की गलती को बहुत जल्दी पकड़ते हैं, जल्दी कर लेते हैं, दूसरी गलती को बहुत जल्दी पकड़ते हैं। तो गलती तो है ये भारतीय जनता पार्टी की, इसमें कमी तो दिखाई देती है, उंगली रखने की जगह तो इसमें है। तो चूंकि इसमें उंगली रखने की जगह है, तो ये अब अखिलेश यादव, उनकी पार्टी की योग्यता है कि वो इसका कितना लाभ ले सकते हैं, लेकिन इसमें जगह तो है, इसमें तो है।
क्या साहब एक बात सामने आ रही है, अगर बात की जाए पिछले कुछ समय को देखा जाए तो बात अगर अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जाए, बात अगर जाए इंडिया गठबंधन और समाजवादी कांग्रेस के गठबंधन की जाए, ऊपर से कोई आवाज नहीं आ रही, लेकिन सहारनपुर के सांसद की ओर से जुबानी जंग जो विधायक के साथ लड़ी जा रही है, क्योंकि जो गठबंधन के प्रत्याशी जीत का जो है सदन का रास्ता तय किया, लोकसभा का रास्ता तय किया है, बात जीत के जिस तरह की जुबानी जंग शुरू की गई है, क्या इसका गठबंधन को लेकर या 2027 के गठबंधन को लेकर, उस मित्रता को लेकर जो राहुल और अखिलेश की मित्रता मानी जाती है, दो युवाओं की मित्रता मानी जाती है, क्या कोई बड़ा असर होने वाला है? नहीं, आप कह रहे हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव में मित्रता है, मैं कह रहा हूँ सियासी मित्रता कह सकते हैं। हाँ सियासी, लेकिन मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। तो क्या राजनाथ सिंह और अखिलेश यादव लड़ते हैं क्या आपस में? आप बस कुछ समझिए। एक्चुअली क्या है कि ये लोग जो हैं वो अब राजनीति कर रहे हैं, और जब कोई राजनीति करता है तो उसकी कोशिश होती है खुद को बिल्डअप करने की, स्ट्रॉन्ग करने की। अभी कांग्रेस के पास में 6 सांसद हैं, 37 सांसद समाजवादी पार्टी के हैं, ये दोनों पार्टियों के 43 सांसद हैं। अगर कांग्रेस के लोग ये कहते हैं कि हमने अखिलेश यादव के 37 सांसद बनवा दिए तो वो गलत कहते हैं। अगर समाजवादी पार्टी के लोग ये कहते हैं कि हमने इनके सांसद बनवा दिए तो वो भी गलत कहते हैं। जब गठबंधन में कोई पार्टी चुनाव लड़ती है तो थोड़ा बहुत सहयोग दोनों करते हैं। एक मैं आपको बताता हूँ, रायबरेली में राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे थे दिनेश प्रताप सिंह के सामने। 64 जगह से हमको जानकारी मिली, 64 जगह से बस्ते छीन लिए गए, और समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे फिर वे मैदान में जुटे और उन्होंने बस्ते वापस दिलाए और हर बूथ पे खड़े हुए। मतलब गठबंधन वहां पे मजबूती से काम किया, गठबंधन ने गठबंधन ने पूरे प्रदेश से गठबंधन धर्म जी बिल्कुल पूरे प्रदेश से मजबूती से काम किया। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जीत एक व्यक्ति की नहीं है, कोई भी जीत। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति पूरे प्रदेश में ये कहे कि मैं तो अपने दम पर जीत गया, तो एक व्यक्ति की कोई जीत नहीं है पूरे प्रदेश में। मैं उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत कैंडिडेट कौन था गठबंधन का? राहुल गांधी। सबसे मजबूत कैंडिडेट राहुल गांधी था, और राहुल गांधी के भी लोकसभा क्षेत्र में उनके 64 बस्ते छीन लिए गए हैं। बस्ते छीन गए, बैठने तक नहीं दिया गया। हाँ, बस्ते छीन गए। और समाजवादी पार्टी के, मैं बता रहा हूँ, राहुल लोधी करके एक विधायक हैं वहां के, उसके रायबरेली के, तो और एक दूसरे समाजवादी पार्टी के 4 विधायक हैं। तो वे लोग लड़े वहां, वे लोग लड़े आकर के, तो उनको राहुल गांधी की जीत में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। अरे जब राहुल गांधी की जीत में भी समाजवादी पार्टी के लोगों का योगदान है, तो दूसरे राकेश राठौर जीत गए, या इमरान मसूद जीत गए, या फिर 3 अन्य सांसद बन गए, जैसे बाराबंकी के वो तनुज पूनिया बन गए, या उज्जवल रमन सिंह, खैर वो तो समाजवादी पार्टी के थे, कांग्रेस की टिकट पर लड़े थे, वो जीत गए। तो ये तो राहुल गांधी के सामने बहुत छोटे हैं। ये तो ये लोग कह ही नहीं सकते कि हम अपने दम पर जीत गए। ये तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के सहयोग से जीते हैं, और यही गठबंधन है। और जो पूरा माहौल कांग्रेस ने देश में बनाया, उसका लाभ समाजवादी पार्टी को पहुंचा, लाभ मिला है। तो एक दूसरे को फायदा पहुंचा। लेकिन सर ये यहाँ तक कहना कि जय मैं प्रोडक्ट हूँ राहुल गांधी का, मैं प्रोडक्ट हूँ प्रियंका गांधी का, और मैं अपने दम पे जीता हूँ, किसी का कोई नहीं है, और गठबंधन को तमाम चीजें आ रही है सामने। जय भाई, मैं मानता हूँ कि इमरान मसूद साहब जो हैं, अगर राजनीतिक प्रोडक्ट किसी के हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, आप खुलकर नाम लेकर बात कीजिए, मुझे कोई वो नहीं। तो अगर वो राजनीतिक प्रोडक्ट है तो काजी रशीद मसूद साहब के प्रोडक्ट है। तो अगर वो काजी रशीद मसूद साहब का प्रोडक्ट खुद को नहीं मानते हैं, तो ये उनके साथ जो है रेफर की वैल्यू नहीं है, जो रेफर चढ़ाना चाह रहे हैं। हाँ, तो ये जो रेफर चढ़ाना चाह रहे हैं उसकी वैल्यू नहीं है। अगर वो उनका प्रोडक्ट खुद को नहीं मानते हैं और प्रियंका गांधी का प्रोडक्ट खुद को मानते हैं, तो मैं बहुत दुख के साथ ये बात कह रहा हूं कि वो अपने चाचा के साथ अन्याय कर रहे हैं। राजनीतिक प्रोडक्ट उनकी उंगली पकड़ के तो उन्होंने राजनीति चलनी सीखी। बेस्तों में से पैदा हुआ है। तो जैसे अभिमन्यु ने माँ के पेट से राजनीति सीख ली थी, ऐसे इमरान मसूद फुल टाइम पॉलिटिशियन है, बचपन से राजनीति का उन्होंने क्या खे गया सीखा है। जिस समय लोग जो हैं वो स्कूल में पढ़ते थे, उस समय वो असेंबली में लखनऊ में प्रदर्शन करने पहुंच गए थे, राजनीति के लिए असेंबली में प्रदर्शन करने पहुंच गए थे। उन्होंने वहां प्रदर्शन किया था लखनऊ में असेंबली में। तो राजनीतिक तौर पर फुल टाइम पॉलिटिशियन है। तो पहले तो उन्हें ये कहना चाहिए कि मैं कृतज्ञ हूँ अपने चाचा के प्रति, जिन्होंने मुझे राजनीति का क्या क्या सुनाया। वो प्रियंका गांधी के प्रोडक्ट आज हैं क्या? उन्होंने जब राजनीति की शुरुआत की 2007 में, तब क्या वो कांग्रेस में थे? जब पहली बार विधायक बने, पहली बार चेयरमैन बने, तब क्या वो कांग्रेस में थे? ये तब प्रियंका गांधी ने थोड़ी उनको प्रमोट किया था। उनकी राजनीति तो पुरानी है ना,
एक्टिव पॉलिटिशियन लंबे समय से है। आज प्रियंका गांधी को कह रहे हैं 2007 में जगदीश राणा के सामने, जब जगदीश राणा को के सामने इन्होंने बगावत की थी, तब की अलग परिस्थिति थी। 2012 में ये इसलिए नाराज हुए क्योंकि अब्दुल्ला बुखारी ने उमर अली खान को एक टिकट को लेकर नाराजगी हुई। को प्रत्याशी बना दिया था, इनको तब नाराजगी हो गई। 14 में इनकी अलग परिस्थिति बन गई। 14 में उन्हीं रशीद मसूद जो इनको उंगली पकड़ करके पॉलिटिकली इनको वो अलग से चुनाव लड़ा रहे अपने बेटे उनके बेटे शाहजान मसूद के सामने चुनाव लड़े थे। 17 में इन्होंने कुछ और कहा, अब 19 में फिर कुछ और कहने लगे। 22 में इन्होंने कहा कि हम जो है 19 में ये कह रहे थे कि बसपा के साथ मिलकर ही कर पाएंगे। 22 में जो है इनको ये नई परिस्थिति बनी इनके साथ। 22 में इन्होंने कहा कि हमको एक ये अखिलेश यादव के बिना जीत नहीं सकते, अखिलेश यादव ही जीतेंगे। जी पे क्या है, बीजेपी को अगर कोई मात दे सकता तो उसका नाम अखिलेश यादव है। फिर मोमेंटम इनका बिगड़ गया, बसपा की तरफ चले गए फिर, और उसके बाद कहने लगे 2024 से पहले कि मैं फिर कांग्रेस में। अरे भाई, प्रोडक्ट आप जीवन भर आपने इतनी सारी यात्राएं चलाई, तो एक के कैसे प्रोडक्ट हो गए आप? मैं मानता हूँ अगर वो कायदे से प्रोडक्ट है किसी के, तो वो काजी रशीद मसूद साहब के प्रोडक्ट हैं। ये उन्हें मानना चाहिए, उनके प्रति अपने कृतज्ञता जतानी चाहिए और ये मानना चाहिए कि वो उनके प्रति अभी वो क्या है, ये उन्होंने किस परिस्थिति में कहा, कैसे कहा। पहले तो उन्होंने शुरुआत में तो ये कहा था कि मैं राहुल गांधी के दम पर हूँ, मैं प्रियंका गांधी के दम पर हूँ। तो अभी राहुल गांधी ने, देखिए ये बात सही है, अभी मेरी एक सांसद से बात हुई, मेरे दोस्त ने, उन्होंने कहा साहब नेता वो होता है जो सिंबल दे, जो सिंबल ले आए वो नेता है, बांटने वाला सिंबल देने वाला वो नेता होता है। सिंबल जैसे कह रहा कि सिंबल जिसके पास हो, तो कहे जिसको सिंबल मिल जाए वो नेता है। तो आप मुझे बताइए, सिंबल तो कांग्रेस ने बांटे थे ना 2022 में, पूरे उत्तर प्रदेश में बांटे थे, किसी को 2000, किसी को 500, किसी को 1000, किसी को 3000 तक कांकड़े नहीं पकड़, बहुत सारी सीटें थी जहाँ पर जी। और इतना शानदार कैंपेन था उनका, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, आउटस्टैंडिंग कैंपेन था, बेहतरीन आइडिया था। रिजल्ट नहीं आया, परिणाम नहीं आया। तो अभी आप पूरी विधानसभा में 500, 600, 700 इनके पास भी सिंबल था ना 2014 में, इनके पास सिंबल था 2014 में, 19 में था, इनके पास 19 में सिंबल था और राहुल गांधी का नाम भी था, तब तो नहीं जीते ये, लेकिन 2024 में जीत गए ये। क्योंकि जनता जो थी, वही बात जो आपने अब तक पूछी, वो ये चाहती थी कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराएगा उसको एकजुट होके सपोर्ट करना है। और जनता ने ही दोनों राजनीतिक पार्टियों पर दबाव बनाया था, कांग्रेस पर भी और समाजवादी पार्टी पर भी, कि आपको एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा और जो एकजुट होकर नहीं लड़ेगा उसको हम खत्म कर देंगे। सर, अभी तक गठबंधन तय नहीं हुआ है, और गठबंधन क्या कि 2027 का कहीं पे पूरे प्रदेश भर में कोई प्रत्याशी की घोषणा ही नहीं की जा रही है। लेकिन सहारनपुर सांसद इमरान, मैं फिर वहीं आ रहा हूँ, सहारनपुर सांसद इमरान मसूद थोड़ी जल्दबाजी दिखा रहे हैं। एक घोषणा की जाती है, दूसरी घोषणा की जाती है, फिर कहा जाता है 7 को लड़ाऊंगा, 7 पर लड़ाऊंगा, गद्दार नहीं लड़ाऊंगा। क्या असर पड़ेगा गठबंधन पे, जबकि सहारनपुर देहात से और बेहेट जो यहाँ की प्रथम विधानसभा मानी जाती है, वहाँ पे समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। तो ऐसे में जिस तरह की बयानबाजी आ रही है सांसद महोदय की, तो गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव और राहुल गांधी की उस दोस्ती या गठबंधन वाली दोस्ती को लेकर क्या असर पड़ने वाला है 2027 में सांसद महोदय की बयानबाजी को लेकर? देखिए, मैं एक टीवी डिबेट में था, बड़ा बिग न्यूज चैनल है वो, मैं उस टीवी डिबेट में था। डिबेट में शुरुआत में यही बात हुई जो आपने कही, बहुत बड़े एंकर है, उनका बड़ा नाम है उनका देश दुनिया में, तो उन्होंने यही बात कही जो आपने कही। डिबेट थी 50 मिनट की, 30 मिनट तक यही सब चलता रहा और 30 मिनट के बीच में उनको मैसेज आ गया कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को। उन्होंने कहा साहब हम तो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। मैसेज आ गया, फिर उनकी भाषा बदल गई। एंकर कहने लगे, मुझको कहा उन्होंने एंकर को, मेरे साहब ये तो बहुत जल्दी इन्होंने झंडा चुका दिया, मेरे बहुत जल्दी झंडा। तो ये कह रहे हैं झुक जाएगा, प्रदेश नहीं लगता है झंडा झुक जाएगा कांग्रेस पार्टी। कोई सिंपल सी बात है कि लोकसभा का जो चुनाव है उसमें जनता नेता मान के, विपक्षी जनता ने नेता माना था राहुल गांधी को, इसलिए उनको वोट किया था। और जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, स्टेट का चुनाव है, उसमें अखिलेश यादव होंगे उत्तर प्रदेश में, तेजस्वी यादव होंगे बिहार में। ये सिंपल बात है, इसमें सिंपल बात है। और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लोग दलील देते हैं, फिर साहब अरविंद केजरीवाल को हमने सबक सिखा दिया। भाई, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस इसलिए लड़ी क्योंकि कुछ ही दिन पहले अरविंद केजरीवाल हरियाणा में सामने आ गए, हरियाणा में लड़े थे। हरियाणा में ना लड़ते केजरीवाल तो ये दिल्ली में ना लड़ते। तो तेजस्वी यादव ने या अखिलेश यादव ने कोई डिच तो किया नहीं कांग्रेस को, तो डिच नहीं किया तो उनको क्यों डिच करेंगे वो? और उनको डिच करेंगे तो क्या 2029 में संभावना खो देंगे? लेकिन सर, ये बयानबाजी कहाँ तक जायज है? जिस तरह की बयानबाजी की शुरुआत जो है सहारनपुर जो लोकसभा नंबर 1 पे आती है, जो विधानसभा नंबर 1 की शुरुआत की जाती है, यहाँ से जो बयानबाजी आ रही है सांसद के और गठबंधन के माननीयों को लेकर आ रही है,
देखिए ऐसा है कि वो इमरान मसूद साहब जो हैं वो हम लोग जब छोटे थे तो हम हिंदी में एक अलंकार पढ़ते थे, अतिशयोक्ति अलंकार, इंग्लिश में उसे हाइपरबोले कहते हैं। तो वो कभी कभी उस अलंकार के भाव में बह जाते हैं और ऐसी बात कह जाते हैं जो उनको जो है कहने से परहेज करना क्या लगता है कि जीत के बाद ज्यादा बहते हैं? क्या लगता है कि जीत के बाद ज्यादा बहते हैं उस अतिशयोक्ति अलंकार? 2007 में थे, मैं तो देख रहा हूँ वैसे हो गए हैं। ऐसे हो गए बीच में तो ठीक रहे बीच में तो ठीक रहे, लेकिन जो 2007 में थे अब वैसे हो गए हैं। अब इनका आत्मविश्वास चरम पर है, चरम पर है। असर क्या पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। अजय राय जो है वो इनके यहाँ आए, दो नेता हैं अजय राय, उन्होंने बहुत अच्छा बयान दिया, बहुत अच्छा बयान दिया कि पहले हमें ये पंचायती चुनाव लड़ना है, गठबंधन में, और गठबंधन नहीं अच्छा नहीं। अजय राय बयान ऐसा नहीं देंगे 4 दिन में अध्यक्ष पद से हट जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। तो मजबूरी का बयान है। ये तो अध्यक्ष भी नहीं है इमरान मसूद साहब, सांसद है। सांसद तो खैर रहेंगे कंटिन्यूसली, इनको तो वो अलग चीज है। लेकिन अजय राय जो है प्रदेश अध्यक्ष है, वो जिम्मेदार पद पे है, वो खुद अपनी बात नहीं, मजबूरी के बयान उनके मन में भी ना व्यक्तिगत तौर पे अखिलेश यादव के प्रति दुर्भावना है, क्योंकि अखिलेश यादव उनको छोटा नेता कह दिया था अजय राय को, तो उनके मन में दुर्भावना है। तो वो खुद ना करके ये सब पुश करके इमरान मसूद से करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं बता दूं, कहीं ना कहीं नहीं है, मैं आपको ओपनली बता देता हूँ, ये कांग्रेस पार्टी जो है एक प्रकार का दबाव बना रही है, प्रेशर बना रही है, वो दबाव बना रही है कि हमारी सीटों की संख्या बढ़ा दो। जी जी। वो अभी कह रहे हैं कि ये 17 और 80, 17-80 तो नहीं है, लेकिन वो 17 और 63 का जो फार्मूला था पिछले लोकसभा चुनाव में, उससे इतर कुछ ज्यादा सीटें की बात मेरे ख्याल से कांग्रेस करना चाह रही है कि जब ज्यादा सीटें ले पाए। नहीं, देख लेंगे ना उस समय क्या परिस्थिति बनती है। भाई समाजवादी पार्टी को देखना है जी, हमें तो देखना नहीं है। जी जी, समाजवादी पार्टी को देखना है गठबंधन किस पे किया जाएगा, हाँ, किसको लड़ाना किसको लड़ाना। जी जी। लेकिन ये भी आपने बात की शुरुआत यही से की थी कि जो टेबल पे बैठेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, वहां से हमें तो देखना नहीं है, हम तो परिस्थिति पर विचार करेंगे। लेकिन सर बात अगर हम जो है बात जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश की करें और विशेषकर जैसे सहारनपुर मंडल की करें, सहारनपुर मंडल जिस तरह से यहाँ पे 3 सीटों पे चुनाव गठबंधन प्रत्याशियों ने जीता लोकसभा का, तो क्या विधानसभा चुनाव में भी यहाँ से रिजल्ट गठबंधन की हो जाएगा या भारतीय जनता पार्टी की हो जाएगा? क्या भी 9 विधानसभा सीटें हैं इनके पास में, 9 जीती थी 2022 में, इस 9 सीटें विधानसभा की जीते थे, मंडल की बात करें। हाँ, तो 9 सीटें जीते थे। और मैं समझता हूँ कि कम से कम ऐसी परिस्थिति में 9 से कम तो इस बार भी नहीं जीत पा रहे, 9 से अधिक ही जीतेंगे, कम नहीं जीत पा रहे। फिर जनता भी अपना भले रिजल्ट जो है लोकसभा गठबंधन की तरफ का हो, जनता को तय करती है ना एक्चुअली। जो इक्वेशंस बनती हैं, राजनीति जो है पूरी कंप्लीट मैथमेटिक्स है, क्या इक्वेशंस बनती हैं तो वो डिपेंड करता है। लेकिन मैं ये मानकर चलता हूँ कि जो भी पक्ष और विपक्ष की लड़ाई है, और जो भी विपक्ष को कमजोर करना काम करेगा, अच्छा इमरान मसूद को बेसिकली कोई नुकसान नहीं हो रहा है। वो सांसद है, सांसद थे, सांसद रहेंगे। अगर अदालत उनके खिलाफ सख्त ना हो तो जी, तो वो सांसद है, सांसद है, सांसद रहेंगे। वो लग भी नहीं रहा है अभी कुछ ऐसा कुछ। हाँ, वो कुछ नहीं, वो लेकिन अदालत सख्त ना हो तो वो सांसद थे, सांसद है, सांसद रहेंगे। लेकिन दूसरा इश्यूज जो है वो ये है कि उनका अपना जो वर्चस्व है ना, वो तो इसी बात से है ना, टिकट बांटने से। उनके लोग तो ये भी प्रचार करते हैं, आपको किसने बताया नहीं बताया, उनके लोग ये प्रचार करते हैं काजी रशीद मसूद साहब ने मुलायम सिंह जी को टिकट दिया था। उनके लोग प्रचार करते हैं, कह रहे वो जब चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी में थे तो काजी रशीद मसूद साहब टिकट बांटने का काम करते थे। तो वो विधायक बनने से ज्यादा, सांसद बनने से ज्यादा वो उस भूमिका में आना चाहते हैं जिसमें टिकट बांटे जाते हैं। वो टिकट बांटे चाहते हैं, तो इमरान वर्किंग कमेटी में आना चाहते हैं। हाँ, वो चाहते हैं कि टिकट बांटने की पोजीशन में वो आए। तो इसलिए कहा जा रहा है कि सातों को लड़ाऊंगा। हाँ, तो कह ही सकते हैं, कह तो कोई भी सकता है, लेकिन कैसे लड़ाएंगे? उनकी पार्टी लड़ाएगी, गठबंधन लड़ाएगा, या वो इंडिपेंडेंट लड़ाएंगे, या वो चंद्रशेखर के साथ मिलकर लड़ाएंगे, या वो जयंत चौधरी के साथ मिलकर लड़ाएंगे? कैसे लड़ाएंगे? वो कह रहे हैं मैं साथ लड़ाऊंगा। अच्छा, ये बात सच भी है, वो कह रहे हैं मैं साथ लड़ाऊंगा। गठबंधन में मेरे 7 कैंडिडेट हो गए समाजवादी पार्टी का, तो लड़ाना पड़ेगा। कंडीशन अगर वो बन जाती है कि गठबंधन की वजह से 7 सीटें आएगी तो फिर भी लड़ाना पड़ेगा, 2022 दोहराना पड़ेगा। नेताओं की कोई वो नहीं होती ना, नेताओं की कोई दुश्मनी होती, और ना बयान की कोई ऑथेंटिक वैल्यूएशन होती, नेताओं की कोई दुश्मनी नहीं होती। क्या मालूम प्रियंका गांधी ने कहा, अरे सुनो इमरान, बहुत मानते हैं, अरे सुनो इमरान, तुम बहुत ऐसा करो, अखिलेश से हमको बिगाड़नी नहीं है, और तुम एक काम करो, आओ अखिलेश के पास चलते, तीनों बैठ के चाय पियेंगे, खत्म कहानी है। वो सब चीजें वहीं पे जाके नेताओं की कुछ वो नहीं, वो साथ नहीं लड़ेंगे जी। लेकिन साथ नहीं लड़ेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। इमरान मसूद जो कह रहे हैं सातों लड़ाऊंगा, साथ नहीं लड़ेंगे, साथ नहीं लड़ेंगे। वो
वो नहीं लड़ेंगे साथ। वो एकजुटता के हाँ। साथ रहेंगे। दोनों पार्टियां मिलकर के प्रत्याशी लड़ेंगे जी। और अगर बहुत अधिक भी कोई बात चली जाए तो 4-3 का फॉर्मूला बन रहा है, लेकिन यहाँ से भी ये 5-2 पर जा सकते हैं। चर्चा थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन अंतिम सवाल की ओर हम आ रहे हैं। बात की जाए उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में ये जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोकदल, आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, 3 महत्वपूर्ण वो पार्टी है जो कहीं ना कहीं हिस्सेदारी रखती हैं। कंडीशंस क्या लग रही है, परिदृश्य क्या आ रहा है इनको लेके? एक तो भारतीय जनता पार्टी में अभी सहयोगी है, बाबा जी के नाम पे जो है उन्होंने भारत रत्न भी लिया है, कैबिनेट मंत्री भी बने हैं, कैबिनेट नहीं, स्वतंत्र प्रभार मंत्री बने हैं केंद्र सरकार में, यहाँ पे भी मंत्री अपना, और 2 सांसद भी उन्होंने जिता लिए हैं। तो आम चीज़ें उनके साथ में हुई है। आजाद समाज पार्टी खुद चुनाव जीत गई है नगीना से, सांसद के रूप में जो है चंद्रशेखर आजाद खुद रहे। बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छी स्थिति में, लेकिन 2027 के चुनाव को लेके ये परिदृश्य क्या तय करेगा इन पार्टियों को लेकर? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल जो है वो 35 के आसपास, थोड़ी संख्या उससे भी ज्यादा, इतनी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ती 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ। इस बार बहुत अधिक संभावना है कि भाजपा उनको लड़ने के लिए 10 से 15 सीट, हाईएस्ट 10 से 15 सीट देगी। जयंत चौधरी बहुत ज्यादा तनाव में है नहीं, वो 7-8 विधायक उनके बन जाएंगे, वो उसमें संतुष्ट हैं, जितने हैं उतने संतुष्ट हैं। 2029 तक वो साथ रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के। अपने पिता की तरह सरकार बदलेगी या नहीं बदलेंगे वो जाने। फिलहाल की स्थिति यह है कि उनके सरकार रहेगी तब तक रहेंगे। केंद्र में उनके अच्छे संबंध हैं। उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में उनकी बहुत ज्यादा रुचि है नहीं, बस इतना है कि उनके नेता विधायक बनते रहे या उनका प्रतिनिधित्व रहे। तेलंगाना में उन्होंने जरूर कल एक कार्यक्रम किया था। ये तो जयंत की स्थिति है, वेरी फ्रैंक। और दूसरी बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी जो है, कांग्रेस चाहती है कि उनके साथ वो गठबंधन कर ले, और एक ये भी है कि चंद्रशेखर के साथ गठबंधन कर ले। चंद्रशेखर के साथ आना समाजवादी पार्टी नहीं चाहती है, तो ये एक अलग परिस्थिति है। लेकिन मेरा ये इसमें महत्वपूर्ण कहना है, देखने वाली बात ये होगी कि चंद्रशेखर जो है वो इस चुनाव में, चूंकि वो सहारनपुर के रहने वाले, पंचायत चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस वो करते हैं चंद्रशेखर, तो शायद वो गठबंधन में शामिल होने पर उनकी वैल्यूएशन बढ़ेगा, उनका वैल्यू बढ़ेगा, उनका वेटेज बढ़ेगा। तो चर्चा में पोषकता से जो है चर्चा की और तमाम विषय पे और तमाम मुद्दों पे बात की है, गठबंधन पे बात हुई है, लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा 2027 की भी बात की गई, चर्चा की गई है। पूरी चर्चा में भाग लेने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।